हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से उद्गम सीरीज़ में। क्या हालचाल आप सभी लोगों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे PWIT जेम CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। उद्गम सीरीज़ आपकी चल रही है जो कि CSR नेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, गेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उनको डील कर रहे हैं हम बेसिकली, है ना। हर सब्जेक्ट में ये चल रहा है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके साथ डील कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डील कर चुके हैं। आज हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज मेटेलो एंजाइम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इस मेटेलो एंजाइम से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो गेट हो चाहे CSR नेट हो। अनेक मेटेलो एंजाइम हमारे पास हैं। उन सारे मेटेलो एंजाइम को वन बाय वन करके हमें स्टडी करना है, जानना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो जो लोग आपकी अपनी CSR नेट की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करते रहें भाई, है ना। ये जो सीरीज़ चल रही है ये आपको थोड़ा सा बूस्टअप करेगी, है ना। ये बूस्टअप करेगी कि क्योंकि एक तो आपने पढ़ रखी होंगी चीज़ें से पहले से, जस्ट आपको रिवीजन में हेल्प करेगी, ठीक है। रिवीजन में हेल्प करेगी, साथ साथ क्वेश्चंस करने में भी हेल्प करेगी, क्योंकि क्वेश्चंस भी हम आपको यहाँ पर डील करवा रहे हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी अगर बात करी जाए तो पूरा का पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है CSR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी ध्यान रखना, उसको अच्छे से करके जाना। अगर आपका सिलेबस आपने तैयार कर लिया है तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा अच्छे से करके जाना। मेटेलो एंजाइम उसमें एक एस्पेक्ट है। मेटेलो एंजाइम हो गया, है ना, ये उसमें अच्छे एस्पेक्ट है। आज हम मेटेलो एंजाइम को डिस्कस करेंगे। वैसे चाहे आप मेटेलो एंजाइम ले लो, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेटेलो एंजाइम हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 3-4 हिस्सों में आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बटी हुई है अगर देखा जाए तो। पहला जो सिस्टम होता है वो ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। मतलब पहली जो चीज़ पढ़ी जाती है वो ये होती है ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। फिर मेटेलो एंजाइम पढ़ा जाता है। मेटेलो एंजाइम भी काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है। एंड देन आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम भी आप पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो भाई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर हम कहें। इसके अंदर कई चीज़ें हैं, एक अकेला ये नहीं है, इसके अंदर कई चीज़ें हैं। जैसे इसके अंदर आपको ब्लू कॉपर प्रोटीन पढ़ना होता है। ये सारी चीज़ें, ब्लू कॉपर प्रोटीन हो गया, आपका साइटोक्रोम्स हो गया, साइटोक्रोम्स A, B, C, इनके अलग कैसे, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उन सारी बातों को जिक्र यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में किया जाता है। एंड देन आपका आयरन सल्फर सिस्टम, ब्लू कॉपर प्रोटीन एंड साइटोक्रोम्स, 3 चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जाती है। पर मेटेलो एंजाइम में अनेकों चीज़ें आपको पढ़नी है। तो हम वन बाय वन करके शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक दैट इज़ पहला मेटेलो एंजाइम आज हम शुरू करेंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मेटेलो एंजाइम से रिलेटेड, वो आज हम कवर करेंगे और क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले मेटेलो एंजाइम है क्या, ठीक है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड प्रोटीन। कॉम्बिनेशन है मेटल एंड प्रोटीन का, ठीक है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड प्रोटीन। अगर आपसे ये पूछी जाए, अगर ये बात आपसे पूछी जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड प्रोटीन, अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि भैया एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स बेसिकली एक कैटलिस्ट ही है जो आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट विच कैन कंट्रोल द बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, एंजाइम्स क्या है भाई? एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट। ये सभी लोग देख सकते हैं भाई, सभी लोग ये वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो IIT जैम के हो, चाहे वो DU की तैयारी कर रहे हो। मतलब DU तो अब क्या ही है, आपका CU जो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है, CUET, वो भी देख सकते हैं। IIT जैम वाले भी देख सकते हैं, गेट वाले भी देख सकते हैं, नेट वाले भी देख सकते हैं। एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट विच कंट्रोल द बायोलॉजिकल रिएक्शन। जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को थोड़ा सा देखते हैं, कंट्रोल द मतलब बायोलॉजिकल रिएक्शन को जो असर करते हैं वो एक तरीके से आपका एंजाइम्स हैं। ये बात ध्यान रखना। अब इसमें क्या करना है, कैसे क्वेश्चन उठते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, कई लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो इस एस्पेक्ट में देखें कि अपना रिवाइज होता जाएगा, अच्छे से इसको पूरा देखना है। जैसे पहला नाम आपकी हेडिंग पे यहाँ पर डाला कार्बोनिक एनहाइड्रेज। पहला आपने नाम यहाँ पर डाला कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आपने यहाँ पर नाम डाल दिया। क्या डाल दिया भाई? कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपने यहाँ पर नाम डाल दिया। ऐसे ही हर नाम आएंगे, हर नाम को आपको जानना है, समझना है, उनके नाम, उनके काम, है ना। उसका नाम क्या है, उसके कर्म क्या है, उसकी शक्ल क्या है, ये सारी चीज़ें जो हमारी बुक्स में इंपॉर्टेंट बातें मेंशन है, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे, है ना। ये बात ध्यान रखना।
इसकी जो डिटेल्स हैं, मतलब ये हाउस क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, हुई बुक में बहुत अच्छा है, ये जो चीज़ें हम उठाएंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक मेटलो एंजाइम है, इसका फंक्शन क्या है, अगर हम बात करें फंक्शन क्या है, ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, इट परफॉर्म्स द, ये परफॉर्म करता है क्या, इट परफॉर्म द हाइड्रेशन, इट परफॉर्म द हाइड्रेशन ऑफ CO2, ये हाइड्रेशन करवाता है CO2 का, है ना। यानी कि ये जो रिएक्शन होती है आपकी, ये वाली जो रिएक्शन होती है कि भाई CO2 को H2O मिलाकर H2CO3 बनाना, इस रिएक्शन को जो कैटलाइज करवाता है उसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दिस इज अ जिंक कंटेनिंग मेटलो एंजाइम, इसमें जिंक प्रेजेंट होता है, ये बात अपने जहन में जरूर रखना, जिंक यहां पर प्रेजेंट होता है। इधर एक H2O होता है, यहां पर हिस्टिडीन होता है, हिस्टिडीन का ज्वाइनिंग एटम आपका नाइट्रोजन होता है, अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए। मेटलो एंजाइम में आपको थोड़ा अमाइनो एसिड्स का नॉलेज होना चाहिए, तो मेटलो एंजाइम में नहीं भाई, पूरी बायो इनऑर्गेनिक में आपको अमाइनो एसिड की नॉलेज होनी चाहिए। अमाइनो एसिड बेसिकली जो आप कहाँ पढ़ते हैं, जो आपके एक तरीके से बायोमोलिक्यूल्स जब आप पढ़ते हो वहाँ पर आते हैं, हिस्टिडीन, है ना, तो वो भी अच्छे से कर लेना, और यहाँ पर हिस्टिडीन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। जैम का ये अभी थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पिछले ही एग्जाम में, कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कौन सा मेटल होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज था, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज था, पता नहीं किसमें कौन सा मेटल होता है, तो मेटल कौन सा होता है, जिंक मेटल होता है, ये उसका एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आपसे ये बात आ सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर, नेट जून 2023 के अंदर क्वेश्चन आया है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का था, वो क्या 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 प्रेजेंट है, तो यहां पर आप ध्यान रखना 3 हिस्टिडीन यूनिट यहां पर प्रेजेंट होती है, 3 हिस्टिडीन यूनिट यहां पर क्या होती है जी, प्रेजेंट होती है, ये बात अपने जहन में जरूर डाल लीजिए। क्लियर है भाई। अब ये करता कैसे है, काम कैसे करता है, ठीक है, ये जाता कैसे है, इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान रखना। Zn जो है एक तरीके से ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा होता है, H2 यहाँ पर इसके साथ लिंक है, और यहाँ पर हिस्टिडीन है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, हिस्टिडीन है। तो पहला जो स्टेप होता है, अगर इसके पूछा जाए कि क्या स्टेप होता है पहला, तो ध्यान रखना डीप्रोटोनेशन पहला स्टेप होता है। यहां पर पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है भाई, डीप्रोटोनेशन यहां पर होता है, ये बात अपने जहन में डाल लीजिएगा, डीप्रोटोनेशन यहां पर होता है, यानी कि यहां पर जिंक है और इधर O है, इधर H है, और इधर आपके पास हिस्टिडीन है, इधर आपके पास हिस्टिडीन है, और इधर आपके पास हिस्टिडीन है। अब यहाँ पर आपके पास CO2 यहाँ पर आता है, क्या आता है भाई, CO2 यहाँ पर आता है, और ये जो O है, ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये इसके ऊपर अटैक कर जाते हैं, और ये इस तरीके से यहाँ पर खुल जाता है। क्लियर है भाई। अब यहाँ पर आपका ये क्या बनता है, Zn है यहाँ पर, और इधर आपके पास क्या है, O है, यहाँ पर H है, इधर C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या है, O नेगेटिव है, और इधर आपके पास क्या है, हिस्टिडीन है, और इधर हिस्टिडीन है, और इधर हिस्टिडीन है। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है स्टेटमेंट वाइज कि भाई जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, क्या इसमें जिंक सीधा CO2 के ऊपर अटैक करता है, नहीं भाई, जिंक कभी भी सीधा CO2 के ऊपर इंटरेक्ट नहीं करता। जो पहली CO2 से इंटरेक्शन होती है वो आपके हाइड्रोक्साइल ग्रुप की होती है, H2O की भी नहीं होती, OH ग्रुप की होती है। बाद में ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, ये इसके ऊपर इस तरीके से अटैक करके आपको ये बीच में इस तरीके से इंटरमीडिएट दिखाई देते हैं, ये वाला इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, और यहां पर इसके साथ इस तरीके से बॉन्ड आपको दिखता है। क्लियर है भाई। बाद में होता है, पहले जिंक सीधा इंटरेक्ट नहीं करता, ये बात ध्यान रखना, पहले सीधा जिंक इंटरेक्ट नहीं करता आपके CO2 से, ये बात ध्यान रखना। अब इधर आपके पास क्या होता है, यहां पर वापस से ये पूरे ग्रुप को निकाल दिया जाता है, इस पूरे ग्रुप को निकाल दिया जाता है, इस पूरे ग्रुप को निकाल दिया जाता है, यानी कि H2O यहां पर आता है, और -HCO3 नेगेटिव यहां पर निकल लेता है।
-HCO3 नेगेटिव को H प्लस मिल जाता है और वो क्या बना लेता है आपका, वो आपका बना लेता है H2CO3। इसको H प्लस मिल जाता है और वो बना लेता है H2CO3। तो बेसिक रिएक्शन आपको यही मिलनी थी, यहाँ से कहानी शुरू होनी थी, CO2 की कहानी शुरू होनी थी, H2 यहाँ पर आपको मिलाकर आपको H2CO3 मिल जाना था। तो ये पूरी प्रक्रिया हुई है। इसमें जो पता करने की बात है, जो पहली बार देख रहा है उनके लिए ये बात ध्यान रखना कि भैया जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि जिंक सबसे पहले कूद कर CO2 के ऊपर इंटरेक्ट नहीं करता, OH वहाँ पर इंटरेक्ट करता है। ये बात अपने जहन में एकदम बिठा लो, इस बात को ध्यान रखो हमेशा हमेशा के लिए। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो यहाँ पर ये एक ध्यान रखना, ये पहला आपका हो गया है। ऐसे अनेक आपको पढ़ने हैं। दिस इज फर्स्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब सेकंड आपको पढ़ना है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज आपको यहां पर पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? कार्बोक्सी पेप्टिडेज आपको यहां पर पढ़ना है, जानना है। ठीक है। अब ये करता क्या है इसका? पेप्टिडेज, पेप्टाइड लिंकेज होती है एक। अब पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है? आपने अमाइनो एसिड कभी पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट्स में, तो दो अमाइनो एसिड जोड़ते हैं। अमाइनो एसिड एक तरीके से मोनोमर ही है प्रोटीन की। जब बड़ी बड़ी प्रोटीन चेन बन रही होती है तो अमाइनो एसिड वहां पर जुड़ रहे होते हैं। एक और दूसरा अमाइनो एसिड जब लिंक कर रहा होता है तो बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड लिंकेज बनता है। और ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज उस पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करने के लिए जानी जाती है। तो यहां पर लिख लेना, इट हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम C टर्मिनल। C टर्मिनल से ये काम होता है, C टर्मिनल से ये पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ता है। ये बात ध्यान रखना, C टर्मिनल से ये काम वो करता है। इट हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम C टर्मिनल। C टर्मिनल से ये तोड़ता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपके पास क्या है? ये Zn है, ठीक है, ये Zn है और यहाँ पर H2 है और इधर हिस्टिडीन है और इधर आपके पास ग्लूटामिक एसिड होता है और इधर हिस्टिडीन होता है। एक और मजे की बात है, ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है, ये टेट्रा कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। क्योंकि अगर इसको खोलोगे ना, इसको ढंग से लिखोगे तो इसके लिखने का तरीका जो होगा वो Zn है, यहाँ पर ये H2 है और यहाँ पर आपका हिस्टिडीन है और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, ये ग्लूटामिक का दो बॉन्ड होते हैं, है ना। एक तरीके से ग्लूटामिक जो होता है वो बाइडेंटेट की तरह काम कर रहा होता है, ग्लूटामिक एसिड। ये बात ध्यान रखना। और फिर यहाँ पर हिस्टिडीन यहाँ पर आता है। तो असल में ये होता पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। ये हाउस क्राफ्ट में लिखा भी हुआ है कि पेंटा कोऑर्डिनेटेड ये होता है, ये बात ध्यान रखना। मगर हम जल्दबाजी में हमेशा इसको बनाते हैं और ये तो ठीक है ही, और इसको भी हम इस तरीके से कि भाई एक हिस्टिडीन ग्लूटामिक एसिड से रिप्लेस हो गया है। बट ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर क्या कर रहा होता है? एक तरीके से बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होता है। क्लियर है भाई? अब ये C टर्मिनल क्या है? C टर्मिनल क्या है ये बात भी एक बार हम कर लेते हैं। C टर्मिनल क्या है भाई, है ना, इसमें भी डाउट होता है। अगर BSc में आपने बायोकेमिस्ट्री नाम का एक टॉपिक आता है, उसमें आप ऑर्गेनिक में बेसिकली पढ़ रहे होते हो, उसमें आप कई मेथड पढ़ते हो। सेंगर्ड मेथड होता है जिसमें हम सेलेक्टिवली, है ना, ये एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होती है काफ़ी सेलेक्टिव होती है। एक चीज़ को तोड़ेगा, दूसरी चीज़ को नहीं भी तोड़ेगा। तो इसकी खास बात ये होती है। तो C टर्मिनल क्या होता है ये एक बार समझ लो। जैसे दो अमाइनो एसिड है, मान लो हमने यहाँ पर लिया 3 अमाइनो एसिड हम ले रहे हैं। मान लो ये NH2 हो गया, यहाँ पर C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर R1 है और ये COOH है। फिर हमने दूसरा अमाइनो एसिड ले लिया NH2, यहाँ पर C ले लिया, यहाँ पर H ले लिया, यहाँ पर R2 ले लिया और COOH। ये देखो, ये तीन चीज तो कॉमन होती है एक अमाइनो एसिड में, बस ये R1 और R2 बदल रहा होता है, उससे आपका अमाइनो एसिड बदल रहा होता है। NH2 CH COH कॉमन होता है, C के साथ एक R ग्रुप लग रहा होता है। ये R कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH2, मतलब ये डिफाइन होते हैं सारे। R आपको लिखे हुए मिलते हैं, है ना। 20 अमाइनो एसिड है जो आपको ध्यान रखने होते हैं। इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है, बेसिक, एसिडिक, एरोमेटिक, न्यूट्रल, मतलब
एरोमेटिक आपको मिलेंगे अलग अलग जगह। R3 हमने यहाँ पर लिया, इस तरीके से हमारे पास ये बन गया, 3 अमाइनो एसिड है। अगर इनको प्रोटीन बनाना है तो ये एक दूसरे से कंबाइन होंगे, NH2 और COOH, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इसका एक ऑक्सीजन और इसका OH और इसका एक हाइड्रोजन निकल जाता है, यानी कि ये इस तरीके से आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। NH2 यहाँ पर CH और यहाँ पर COOH होता है, OH की जगह अब यहाँ पर NH जुड़ जाता है, ये R1 हो गया। अब ये इसका NH है, इधर वापस से CH हो गया, यहाँ पर R2 हो गया और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O, वापस से NH अपने थर्ड अमाइनो एसिड का, और ये आपके पास CHR3 और यहाँ पर COOH। तो ये आपके C टर्मिनल से पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ता है। अब ये देखो, ये 2 टर्मिनल आपके पास हो गए हैं, ये 2 टर्मिनल आपके पास हो गए हैं। दिस इज N टर्मिनल, ये N टर्मिनल है और ये आपका क्या हो गया है, C टर्मिनल है, ठीक है। ये N टर्मिनल है और ये C टर्मिनल है। तो आपके पास अब मान लो ये दोनों पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, ये भी पेप्टाइड लिंकेज है COONH और ये भी पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है। ये दोनों ही पेप्टाइड लिंकेज है, CONH दोनों की दोनों ही क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। अगर मान लो इसके अंदर आप कार्बोक्सी पेप्टिडेज डाल रहे हो, क्या कर रहे हो जी, कार्बोक्सी पेप्टिडेज डाल रहे हो, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोलिसिस होगा, इस बॉन्ड का खात्मा होगा, इसका नहीं होगा, ये इस बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस करेगा, यानी कि यहां पर आपको ये एज इट इज अलग से मिल जाएगा और ये एकदम वैसे के वैसे ही रहेंगे। C टर्मिनल से वो करता है, ये बात ध्यान रखना, CHR1 C डबल बॉन्ड O NH CH और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, COOH R2, ठीक है। तो ये बात ठीक है, हाँ ठीक है, ये अलग हो जाएगा। C टर्मिनल वाला 2 पेप्टाइड लिंकेज में से अगर तोड़ना है तो C टर्मिनल को तोड़ना है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं आया है, सीधा ये पूछा गया कहाँ से तोड़ता है, तो C टर्मिनल से तोड़ता है। ये बात अपने जहन में रखना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रख लेना कि यहाँ पर एक H2 होता है, 2 हिस्टिडीन यूनिट यहाँ पर होती है और एक ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर होता है, ये बात ध्यान रखना। और जो आपका इधर अगर हम बात करें, इधर हमारे पास कौन बैठा हुआ होता है, जिंक बैठा हुआ होता है। ये कुछ बातें हैं जो आपको थ्रू आउट ध्यान रखनी है, थ्रू आउट अपने साथ लेकर चलनी है, ये बात अपने जहन में ध्यान रखते हुए चलना। क्लियर है भाई, कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आपके पास और भी एंजाइम होते हैं, और भी एंजाइम आपके पास होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज, इसका भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम आपके पास होता है, ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज नाम का आपके पास क्या होता है, एंजाइम यहाँ पर होता है। देखो भाई, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, मतलब मैच द फॉलोइंग बनते हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग बनते हैं कि भाई इधर आपसे कुछ लिखे हुए हैं, इधर कुछ लिखे हुए हैं, और उन दोनों को कंबाइन करके आपसे पूछ लेता है कि भाई ये मेटल हो गए, ये मेटल एंजाइम हो गए और ये फंक्शन हो गया, मैच द फॉलोइंग बताओ। इस तरीके के मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और वो क्वेश्चन में आपको अगर 3 में से, मतलब 4 आपको दिए, 4 में से 3 भी आते हैं तो भी काम आसान हो जाता है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा पढ़कर तो जानना ही पड़ेगा भाई। ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज क्या है भाई, इसके बारे में देख लो, हुई बुक में है ये 2 चीजें, ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज और एल्डिहाइड ऑक्सीडेज हमारे पास है। आप इतना जानो, आपको नाम पता होना चाहिए मेटल एंजाइम का और उनका काम पता होना चाहिए, है ना। नाम पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या मेटल प्रेजेंट है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये बातें पता हैं तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी, दिक्कतें बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आएंगी, ये बात ध्यान रखना। जैसे ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज में क्या होता है, इसकी एक्टिव साइट के बारे में जो चीज़ें लिखी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिव साइट की, भाई इसकी एक्टिव साइट में क्या क्या चीज़ें आपके पास होती हैं। इसकी एक्टिव साइट की अगर हम बात करें तो इसकी एक्टिव साइट में आपके पास होता है मोलिब्डेनम एटम, 2 मोलिब्डेनम एटम होते हैं।
दो Fe2S2 यहाँ पर होते हैं। ये बेसिकली आयरन सल्फर सिस्टम में पढ़ा जाता है Fe2S2। ये फेरिडोक्सिन है ना। आयरन सल्फर सिस्टम बायो इनऑर्गेनिक का ही पार्ट है, उसमें पढ़ाया जाता है आपको आयरन सल्फर सिस्टम Fe2S2। और एक ये ऑर्गेनिक मोइटी होती है, मतलब ऑर्गेनिक FAD, जैसे कि कई चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने को मिलेगी है ना। FAT हो गया, ATP वगैरह, ये सब NADPH वगैरह। FAD क्या है? फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड इसका बेसिकली नाम होता है। हमारा जो काम है अभी, हमारा बायो इनऑर्गेनिक में काम क्या है, ये हमारा काम है, ठीक है। ये हमारा काम है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। करता क्या है, ये ज़ेंथाइन को ऑक्सीडाइज करता है। ज़ेंथाइन एक मॉलिक्यूल ही है, ज़ेंथाइन को ऑक्सीडाइज करता है इनटू यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है ज़ेंथाइन को। जैसे अब ज़ेंथाइन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इस तरीके का आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है N, यहाँ पर H और इधर यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और इस तरीके का बेसिक एक स्ट्रक्चर आपके पास होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। ये तो कार्बन ही है, ठीक है। ये इसका ऑक्सीडाइज करता है। अगर यहाँ पर ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज बैठा हुआ है, अगर यहाँ पर ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये इस CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करके CO में बदल देगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन एज इट इज, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ये इस बॉन्ड को आप इधर दिखाओ, इस तरफ दिखाओ या उस तरफ दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे, फिर ये नाइट्रोजन और फिर ये इधर नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर ये CO। इस तरीके का आपका ये ऑक्सीडाइज होता है। अगर कुछ याद रखना है तो ये याद रख लेना कि ये CO में बदल जाता है। इस पूरे मॉलिक्यूल को ज़ेंथाइन कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, यूरिक एसिड कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है और वो भी इससे पूरा नहीं है। मतलब कि क्या है कि आपको 3-4 मेटलो एंजाइम दे रखे हैं, 3-4 मेटलो एंजाइम दे रखे हैं। उसमें कहा गया है कि ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज एक है और इसका जो एंड में प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, यूरिक एसिड इसका प्रोडक्ट बनता है। ये बात ध्यान रखना। 2 मोलिब्डेनम एटम होते हैं, 2 मोलिब्डेनम यहाँ पर एटम होते हैं और 2 मोलिब्डेनम एटम के बाद आपका 2 आयरन सल्फर सिस्टम यहाँ पर होता है। आयरन सल्फर सिस्टम बेसिकली एक आयरन सल्फर सिस्टम अनेक होते हैं आपके पास, FeS0, Fe2S2, Fe3S4 एंड Fe4S4। ये आयरन सल्फर सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी सी जो नए जो पहली बार इसको देख रहा होगा है ना, जैसे BSc में भी ये शुरू हो जाता है तो इसको पहली बार देख रहे होंगे, कॉलेज में समझ के आए होंगे, कॉलेज में थोड़ा सा फिर उनके माइंडसेट बने होंगे कि ये टॉपिक कैसा है, ये मुश्किल है, आसान है। इस टॉपिक में आपको जितना ज़रूरत है वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा भैया, है ना। जो लोग बायो के हैं वो बहुत डीप चले जाते हैं इसमें, जितना जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो बायो से नहीं है, 12th जिन्होंने बायो से नहीं किया, वो थोड़ा सा खौफ खाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भैया। मतलब कि इसके लेक्चर टोटल आप देखोगे 7-8 लेक्चर, 7 भी मुश्किल से ही होते हैं, है ना। 6-7 लेक्चर में आराम से पूरा बायो इनऑर्गेनिक आपका कवर हो जाता है और आपके कुछ पेजेस के नोट्स बनते हैं, जिन पेजेस को आपको अच्छे से बार बार रिवाइज करना होता है। अगर इसके क्वेश्चन आपको करने होते हो, मगर पेपर में अगर इसके क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसके क्वेश्चन आप विदिन 30 to 40 सेकेंड्स में इसके क्वेश्चन निपटा दोगे, है ना। नेट के चलो थोड़े से अच्छे खासे आए, और नेट में भी कई बार बहुत आसान आते हैं यार, नेट में भी बहुत आसान आते हैं। मतलब कि जब पूरा बायो इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उससे कंपैरिजन कर सकते हो आप, है ना। जैसे कि आयरन सल्फर सिस्टम से पूछ लेता है, आपके हेमोसाइनिन, हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन इनसे पूछ लेता है, मेटलो एंजाइम से इतने पूछ लेता है। मैच द फॉलोइंग वाले तो बल्कि और आसान पढ़ते हैं। उसमें 2 में अगर 4 दिए तो 4 में से 3 भी आते हो, 1 ना आता हो तो भी काम बन जाए। अगर कोई आपको ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज में पूछ रहा है क्या मेटल परसेंट है, मोलिब्डेनम कितनी देर लगी, चलो नहीं सर ये याद थोड़ा ना करेंगे, हम तो जीवन में आज तक हमने कोई चीज़ याद ही नहीं की है, हमने तो सब कुछ समझा है।
ऐसी धारणा वाले होंगे कई कि सर हम तो सब कुछ समझ के यहाँ तक पहुँचे हैं। याद हाँ ना जी ना, ऐसा माइंडसेट प्लीज़ मत रखना, थोड़ा तो देखो करना पड़ेगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, चाहे कभी भी पढ़ लेना, कितनी बार भी पढ़ लेना, बाद में आपको थोड़ी थोड़ी बातें तो ध्यान रखनी पड़ेंगी ही इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ये ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज के बारे में था। मोलिब्डेनियम होता है यहाँ पर आयरन सल्फर सिस्टम में 2 आयरन फेरिडोक्सिन यहाँ पर होता है, और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का काम कर रहा होता है। अगर इसके पूरी रिएक्शन जब भी हो रही होगी तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ पर बताया जाता है कि भाई वो मोलिब्डेनियम से निकलता हुआ, ये ध्यान रखना हो तो ध्यान रखना, वरना छोड़ देना, Fe2S2 से जाता हुआ FAD फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फिर O2 में जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोसेस होता है इस ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज की साइड का। क्लियर है भाई? इसकी एक्टिव साइड जरूर ध्यान रखना कि यहां पर मोलिब्डेनियम एटम प्रेजेंट होता है। फिर इसी का ही एक ब्रदर है, इसी का ही सेम एक ब्रदर है आपका, उसका नाम क्या है? एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। उसका नाम क्या है जी भाई? उसका नाम है आपके पास क्या? एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। क्या नाम है जी? उसका नाम है एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। उसका नाम है, उसका नाम क्या है भाई? एल्डिहाइड ऑक्सीडेज उसका नाम है। एल्डिहाइड ऑक्सीडेज क्या करता है? अगर हम बात करें एल्डिहाइड ऑक्सीडेज की, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज आपका सेम एक्टिव साइट रखता है। अगर यहां पर पूछे कि एक्टिव साइट क्या होती है भाई, इसकी एक्टिव साइट क्या होती है, तो इसकी एक्टिव साइट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 2 मोलिब्डेनियम एटम यहां पर होते हैं, 2 Fe2S2 यहां पर होता है, और एक आपके पास फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड आपका यहां पर रहता है। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये अभी लग रहा होगा कि सर इसके इतनी ही कि उसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या होता होगा, ये कैसे मोलिब्डेनियम काम कर रहा होता होगा, मगर आपको यकीन मानो ये छोटी छोटी बातें ही ध्यान रखनी है कि मेटल क्या है, क्या चीजें हैं, किस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है भाई, तो इसको प्लीज रख लेना। और ये करता क्या है? ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज एसिटा एल्डिहाइड को CH3COH एसिटा एल्डिहाइड क्या है? ये एसिटा एल्डिहाइड है, एसिटा एल्डिहाइड है। ये एसिटा एल्डिहाइड को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। AO यहाँ पर हम लिखेंगे, किस में बदल देता है? एसिटिक एसिड में ये बदल देता है, COH में ये बदल देता है, यानी कि किस में बदल देता है? एसिटिक एसिड में ये बदल देता है। एसिटा एल्डिहाइड को किस में बदल देता है? एसिटिक एसिड में बदल देता है। ये आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि ये बताया जाता है कि भाई कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उसका पहला मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है बॉडी के अंदर, वो अल्कोहल को कंज्यूम करके एसिटा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। और ये एसिटा एल्डिहाइड जो होता है वो आपके शरीर में क्या होता है? हार्मफुल होता है। ये हार्मफुल होता है, ये बात ध्यान रखना। ये थोड़ा सा मतलब कि हार्मफुल होता है। तो अगर यही बना रह जाएगा तो दिक्कत होती रहेगी। किसी ने अल्कोहल कंज्यूम की और उसका एसिटा एल्डिहाइड बना रह गया तो उसे परेशानी होगी। परेशानी होती तो वो बेचारा बंद कर देता पीना, मगर नहीं, हमारे को एक चीज मिली हुई है एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। तो अगर कोई कंज्यूम कर लेता है और उसका पहला मेटाबॉलिक प्रोसेस एसिटा एल्डिहाइड बना देता है, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेज मदद करता है उस एसिटा एल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। और ये नॉट हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं होता। तो वो इंसान अल्कोहल क्या कर लेता है? पचा लेता है, खुश होता है कि अरे वाह मजा आ गया। थोड़ा सा दर्द, सिर में दर्द, सिर घूम रहा था, मगर एल्डिहाइड ऑक्सीडेज ने काम करके एसिटिक एसिड में उसको बदल दिया। अब वो हार्मफुल नहीं कर रही है। ये ऐसा होता है, कई लोग ज़्यादा करते भी हैं, है ना। तो उनके लिए एक ड्रग भी आता है, एंटाबर्ज। एंटाबर्ज नाम का एक ड्रग आता है। वो एंटाबर्ज क्या करता है? एंटाबर्ज बेसिकली एल्डिहाइड ऑक्सीडेज नाम के, कभी सुनना एंटाबर्ज अगर कोई एक ड्रग है, वो ड्रग एंटाबर्ज करता क्या है? एंटाबर्ज एल्डिहाइड ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसको रोक देता है, उसको इनहिबिट कर देता है, उसके काम में बाधा डालता है कि भाई तू जो काम कर रहा है वो मत कर। तो फिर पूछा जाता है अरे मैं जो काम कर रहा हूँ वो नहीं करूँगा, तो कभी कोई अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो वो एसिटाल्डिहाइड जो बनेगा फिर
मुझे अगर इनहिबिट कर दोगे तो वो एसिटिक एसिड में कौन कन्वर्ट करेगा, इसीलिए दिया जाता है ताकि भाई तू काम मत कर, तू काम मत कर। अगर कोई कंज्यूम कर रहा है उसे इधर तक ही पहुंचने दे, उसे थोड़ी सी परेशानी होगी तो वो नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस नहीं करेगा। ये सब कुछ है भाई, है ना। एंटाबस एक ड्रग ही है जो बेसिकली एल्डिहाइड ऑक्सीडेज के फंक्शन को इनहिबिट करता है, उसके काम को इनहिबिट करता है ताकि जो एसिटाल्डिहाइड है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट ना हो पाए और ये प्रोसेस इधर ही रुक जाए तो हल्की बहुत दिक्कत होए और जिससे अल्कोहल कंज्यूमशन की प्रैक्टिस छूट जाए। यस, चलो भाई, हमें इतना नहीं जाना, हमें ना इतना सोचना, हमारे को ना इस चीज़ की कभी, है ना, नहीं पड़ेगी ना कभी ज़रूरत। चलिए ठीक है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ये पता होना चाहिए मोलिब्डेनम होता है, आयरन सल्फर सिस्टम होता है और फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड FAL, फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्लियर है भाई, डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, चलें आगे। चलो देखो, इसके बाद आपके पास यहाँ पर और भी एंजाइम होते हैं, जैसे कि परऑक्सीडेज एंजाइम एक होता है। अब परऑक्सीडेज एंजाइम के बारे में आपको नाम लिखते जाना है, सबके काम नोट डाउन करते जाना है, यही आपको काम करना है आज के लेक्चर में। आपके पास क्या होता है जी, परऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पर आपके पास देखने को मिलता है। परऑक्सीडेज एंजाइम बेसिकली करता क्या है, ये H2O2 का समाप्त भी करता है ना, ये क्या करता है, H2O2 का समाप्त करता है एक तरीके से, मगर उसके साथ साथ इसका एक और बोला जाता है कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है यूजिंग H2O2 की सहायता लेके ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है। यानी कि यहां पर लिखना, it can oxidize the compound, it perform the oxidation process using H2O2। ठीक है, यानी कि इधर आप क्या लिखोगे, इधर आप लिखोगे जैसे कि यहां पर मान लो आपके पास एक कोई कंपाउंड है AH2 है, इधर आपने H2O2 लिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर परऑक्सीडेज एंजाइम है तो ये क्या करेगा, कोई भी AH2 एक एनी कंपाउंड हमने लिया है, किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडेशन प्रोसेस तक ये ले जा सकता है, मगर H2O2 को जरूर लपेटेगा, ये बात ध्यान रखना। AH2 अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो एक ऑक्सीडेशन ही माना जाएगा, तो AH2 से H का हट जाना और यहां पर आपका ये बन जाना। ठीक है, ये आपका साथ में बनता क्या है, H2O बनता है, ये भी ध्यान रख लेना, H2O2 इसमें कन्वर्ट होता है। तो ये आपका एक तरीके से बेसिकली परऑक्सीडेज एंजाइम का काम होता है। इसमें हेम यूनिट होती है भाई, हेम यूनिट यहां पर प्रेजेंट होती है, हेम यूनिट यहां पर क्या होती है जी, प्रेजेंट होती है। अब हेम यूनिट क्या है, अगर हेम यूनिट आपको नहीं पता तो ध्यान रख लेना, आयरन प्लस पोरफायरिन। इनिशियली जब बायोऑर्गेनिक पढ़ाई जाती है उसमें बताया जाता है आयरन प्लस पोरफायरिन आपकी क्या होती है, हेम यूनिट यहां पर होती है। इस तरीके से हमने यहां पर इसको लिया और यहां पर हिस्टीडीन, सिर्फ इतना है हेम यूनिट सिर्फ इतना है। आयरन प्लस पोरफायरिन हेम यूनिट यहां पर होती है, Fe प्लस पोरफायरिन यहां पर होता है, ये बात ध्यान रखना, Fe प्लस पोरफायरिन यहाँ पर होता है। और इधर आपके पास इसको पूरा करने के लिए, हेक्साकोऑर्डिनेट करने के लिए H2 और हिस्टीडीन भी लगे होते हैं। हिस्टीडीन का जॉइनिंग एटम क्या है, नाइट्रोजन है। एक चीज ये भी आती है, जैसे इसका परऑक्सीडेज का ये क्वेश्चन आ सकता है, मान लो मैच द फॉलोइंग में इधर परऑक्सीडेज है और एक फंक्शन में ये लिख दिया गया है कि इट कैन कंज्यूम और इट कैन एक तरीके से खात्मा करना, समेटना, लपेट देना, इट कैन कंज्यूम H2O2, जो H2O2 को भी तोड़ देता है, H2O2 को भी खत्म कर देता है, वो भी यही काम है। बेसिकली H2O2 भी यहाँ पर खत्म हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यहाँ पर खत्म हो रही है, परऑक्सीडेज एंजाइम।
तो ये बात ध्यान रखना। आपने ये पढ़ा है, ये बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीडेशन करता है H2O2 का यूज करते हुए, मगर H2O2 को भी ये लपेटता है। इसी के साथ एक और इनका एंजाइम होता है कैटालेज एंजाइम, है ना। ये दोनों ही एंजाइम नोन है किस काम के लिए? ये दोनों ही एंजाइम नोन है एक काम के लिए, जो नाम है H2O2 का समाप्तमा करना, H2O2 को खत्म करना। ये दूसरा है कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम जो है उसमें आपके पास क्या है? 4 पेरोक्सिडेज की सब यूनिट है। इट हैज 4 यूनिट्स ऑफ पेरोक्सिडेज। यहां पर क्या होता है? इट हैज 4 सब यूनिट, 4 सब यूनिट ऑफ पेरोक्सिडेज। पेरोक्सिडेज की 4 सब यूनिट यहां पर है, पेरोक्सिडेज, ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या करता है भाई? 4 यूनिट है इसमें पेरोक्सिडेज की, तो ये तो H2O2 को ही उड़ा देता है ना, अकेला भी H2O2 को ये लपेट देगा। H2O2 है यहां पर आपके पास, तो ये क्या करता है? H2O और यहां पर आपके पास O2 में उसको क्या कर देता है? तोड़ देता है। ये बात ध्यान रखना। तो ये दोनों ही जो यूनिट है ये वेल नोन है, दोनों ही जो ये मेटलो एंजाइम है ये वेल नोन है। किस चीज के लिए? ये वेल नोन है आपके एक तरीके से कह सकते हैं H2O2 का समाप्तमा करने के लिए। क्लियर जी? कोई भाई ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इतना इतना नहीं, इतना इतना करके बहुत सारा है। यहां पर बात है कि आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हो जरूर, मतलब नाम आपको सबके पता हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम आपको लगभग चीजों के पता हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चीज बहुत ज्यादा डिटेल में है वो बहुत ज्यादा डिटेल में भी आएगी, आती चली जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना। फिर आपके पास होता है एक और नाम साइटोक्रोम, साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम। पूरी बायो इनऑर्गेनिक में कई जगह आपको ये साइटोक्रोम वर्ड सुनने को मिलेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में ही आपको वर्ड मिलेगा, सुनेगा साइटोक्रोम, वहां पर भी आपको सुनने को मिलेगा, और एक मेटलो एंजाइम में सुनने को मिलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में आपको साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी वगैरह ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। साइटोक्रोम जब भी वर्ड आ जाए तो समझ लेना इसके अंदर हेम यूनिट तो प्रेजेंट है ही है। ये P450 का क्या काम है, क्या किस तरीके से करता है, वो सब बताई जाएगी। यहां पर 450 बेसिकली इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो इसकी एब्जॉर्बेंस आती है लैम्डा मैक्स जो आता है वो 450 नैनोमीटर में आता है। ये बात ध्यान रखना, 450 नैनोमीटर पे आता है। क्लियर है? करता क्या है इसके? तो अनेक काम एक ही है, रिएक्शन एक ही है जो ध्यान रखनी है, मगर अनेक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है उस काम की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? बेसिकली इसके अंदर कभी भी ध्यान रखना, अगर साइटोक्रोम कोई बोल रहा है तो हेम यूनिट तो उसके अंदर प्रेजेंट है ही है। जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है Fe, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। हेम क्या है? हेम है आयरन प्लस पोरफायरिन। ना अकेला आयरन हेम है, ना अकेली पोरफायरिन हेम है, आयरन प्लस पोरफायरिन आपकी हेम है। ये पोरफायरिन आयरन के अराउंड टेट्रा कोऑर्डिनेटेड, मतलब 4 बॉन्ड यहां पर क्रिएट करती है, और एक और यहां पर बॉन्ड होता है सिस्टीन नाम का यहां पर होती है। ध्यान रखना हिस्टिडीन यहां पर नहीं होता, यहां पर सिस्टीन होता है। सिस्टीन का जो ज्वाइनिंग एटम होता है वो क्या होता है? सल्फर होता है सिस्टीन का ज्वाइनिंग एटम। ठीक है? सल्फर होता है यहां पर सिस्टीन का ज्वाइनिंग एटम, ये बात ध्यान रखना। फंक्शन क्या है इसकी अगर हम बात करें, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन की अगर यहां पर बात होगी तो यहां पर लिखना इट डिकम्पोज, इट डिस्ट्रॉय द, है ना। ये एच किसको डिस्ट्रॉय करती है, किसको तोड़ती है भाई? ये आपके O2 को ही तोड़ देती है। इट कैटलाइज द या इट डिस्ट्रॉय द O2, या फिर इट ब्रेक्स द O2, कुछ भी लिख लो, है ना भाई, बस पता होना चाहिए। ये O2 के इस बॉन्ड को तोड़ता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर लिखना it destroy the O2 and insert
द ऑक्सीजन, इंसर्ट द ऑक्सीजन इनटू CH बॉन्ड, इनटू CH बॉन्ड। ठीक है, ये होता है। अब वो किस CH बॉन्ड अल्कीन, किसी अल्केन किसी का भी हो सकता है। बेसिकली मान लो ये आपके पास इस तरीके से है, कोई एक मोइट ऑर्गेनिक चीज है जिसके साथ आपने ये O2 लिया हुआ है। अब ये क्या करता है, यहाँ पर अगर आपको P450 लिखा हुआ है, साइटोक्रोम P450 लिखा हुआ है, तो ये इस O को तोड़ेगा। ध्यान से देखो, अब इस तरफ देखते रहे ना, ये इस O को क्या करेगा, इस O को तोड़ेगा और एक ऑक्सीजन को इधर इंट्रोड्यूस कर देगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, R है, C है, R है और यहाँ पर भी R है और यहाँ पर OH यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, OH यहाँ पर बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना, OH यहाँ पर आपके पास तैयार हो जाएगा और इधर आपको H2O मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, H2 यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर इसके कई फंक्शन होते हैं। इसके जैसे एक तो यही है फंक्शन, ये इस वर्ड में भी लिख सकता है। दूसरा ये इस तरीके से भी लिख सकता है कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, अल्केन ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई CH बॉन्ड में। ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन किसी के आ रहा है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब भाई फ्लोरिनेशन क्या है, फ्लोरिनेशन है फ्लोरीन का आना। हाइड्रोक्सिलेशन क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का आना, COH यहां पर बन जाना, तो हाइड्रोक्सिलेशन भी हो रहा है। O2 का तोड़ना भी यहां पर हो रहा है, O2 को तोड़ना भी यहां पर हो रहा है। तो यहाँ पर कई चीज बोली जाती है साइटोक्रोम P450 के बारे में। आप सोचोगे भाई हमें तो एक ही चीज बताइए, हमें तो एक रिएक्शन बताइए, आपको वो सही बताया गया है, बस आपको उससे रिलेट करना है कि वो क्या लैंग्वेज में क्वेश्चन को प्रस्तुत कर रहा है आपके सामने, मतलब पेश कर रहा है। O2 को तोड़ना भी ठीक है, ऑक्सीडेशन होना भी ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन होना भी ठीक है, वो भी गलत बात नहीं है। ये बात अपने जहन में रखना। यहाँ पर आयरन एटम प्रेजेंट होता है, आयरन यहाँ पर Fe3 इस तरीके से होता है, Fe3 लो स्पिन ये बोला जाता है। क्लियर है भाई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकता है, साइटोक्रोम P450 ध्यान रखना। क्लियर है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं हमारे मेटल एंजाइम के पास, दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12 आपको पढ़ना है। ठीक है, विटामिन B12 बेसिकली आपको पढ़ना है। ये जो विटामिन B12 है ये एक नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। क्या है जी, नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। मतलब कि ये आपका जैसे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते क्या हैं, जब ऑर्गेनोमेटलिक आप पढ़ोगे, मेटल कार्बन बॉन्ड बेसिकली यहाँ पर हो, तो ये विटामिन B12 एक नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड यहाँ पर बताया जाता है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में लिखेंगे क्या जी, हम लिखेंगे क्या, इट इज नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसके बारे में कई बातें आपको ध्यान रखनी है जो अभी मैं लिखवाता हुआ चला जाऊंगा। सबसे पहली बात, इस मेटलो एंजाइम के अंदर क्या हेम यूनिट है या क्या जैसे हेम यूनिट के अंदर क्या होता है, आयरन प्लस पोरफायरिन होता है। आपको पूरी बायो इनऑर्गेनिक में 3 रिंग पढ़नी होती है, एक पोरफायरिन रिंग, एक कोरिन रिंग, एक क्लोरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग होती है उसमें 11 डबल बॉन्ड होते हैं, कोरिन रिंग होती है उसमें 6 डबल बॉन्ड होते हैं, क्लोरीन रिंग जो होती है उसमें 10 डबल बॉन्ड होते हैं। तो इनके कॉन्जुगेशन का ऑर्डर एक बार नेट में आया हुआ है, किसके अंदर क्या क्या कॉन्जुगेशन होती है। तो 11 डबल बॉन्ड में ज्यादा कॉन्जुगेशन, फिर 10 डबल बॉन्ड में, फिर 6 में। तो विटामिन B12 या कोएंजाइम B12 इनमें कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। आइए उस कोरिन रिंग को बनाते हैं। ये जो कोरिन रिंग है ये एक रिड्यूस्ड कह सकते हैं रिड्यूस फॉर्म है पोरफायरिन रिंग की। ये बात ध्यान रखना, इट इज अ रिड्यूस फॉर्म ऑफ पोरफायरिन। पोरफायरिन की ये क्या है, रिड्यूस फॉर्म है।
देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक इस तरीके से कार्बन और ये इस तरीके से कार्बन और इस तरीके से कार्बन, और अगर ये कार्बन मैं ऐसा बनाता हूँ तो ये बेसिकली एक पोरफायरिन का कोर स्ट्रक्चर होता है। पोरफायरिन और क्लोरीन में ऐसा होता है, मगर यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये बॉन्ड क्या होता है, सीधा बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड जो होता है वो सीधा बॉन्ड होता है, इसके साथ ये बॉन्ड सीधा जा रहा होता है, ये बात ध्यान रखना। अब इधर एक डबल बॉन्ड, ठीक है, इधर एक डबल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5 डबल बॉन्ड, 6 डबल बॉन्ड। इस तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 और 6 डबल बॉन्ड। तो ये आपका 6 डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है। कोबाल्ट यहाँ पर बीच में बैठा होता है, कोबाल्ट यहाँ पर बीच में बैठा हुआ होता है, ठीक है भाई, कोबाल्ट यहाँ पर बीच में बैठा हुआ होता है, ये बात ध्यान रखना। कोबाल्ट एटम यहाँ पर आप बिठा रहे हो, और इसका अगर पूरा कंप्लीट करना है, ये पूरी आपकी कोरिन रिंग ये है, ठीक है, और इधर हिस्टिडीन है। कोरिन रिंग जो ये ऑरेंज से बनी हुई है ये है कोरिन रिंग, ठीक है, ऑरेंज से जो बनी हुई है वो है आपके पास क्या, कोरिन रिंग, ये हिस्टिडीन है। और इधर आपके पास क्या है, इधर X है आपके पास, ये X बदलता रहेगा तो इसके नाम बदलते रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर X बदलते रहोगे तो इनके नाम बदलते रहेंगे, ठीक है। अभी कुछ बातें हम इसके बारे में लिखेंगे, पहली बात है ना, पहले तो ये देख लो, अगर X आपका साइनाइड ग्रुप हो तो उसको आप क्या बोलते हो, साइनो कोबाल अमीन बोलते हो, साइनो कोबाल अमीन बोलते हो, या फिर आप उसको क्या बोलते हो, विटामिन B12 भी आप उसे बोल देते हो, विटामिन B12 आप उसे बोलते हो। अगर मान लो आपका X क्या है, H2O है, तो आप उसे एक्वा कोबाल अमीन बोलते हो। क्या बोलते हो जी, एक्वा कोबाल अमीन आप उसे बोलते हो। और अगर X आपका क्या हो, एडेनोसाइल ग्रुप हो, अगर X आपका क्या हो जी, एडेनोसाइल ग्रुप हो, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कोएंजाइम B12 बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, कोएंजाइम B12 इसे बोल दिया जाता है। ये एक छोटी सी बात है, अपने जहन में जरूर रख लेना, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बातें आपको लिखनी पड़ेंगी यहाँ पर ना, इसके बारे में कि विटामिन B12 जैसे आप पढ़ रहे हो, ये जस्ट X के बारे में रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर कि X अगर क्या क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि आपको विटामिन B12 में कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है, कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है, कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है, ये बात ध्यान रखना। कोरिन रिंग एक तरीके से, इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, इसमें 6 डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है जी, 6 डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है। 6 डबल बॉन्ड यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, 6 डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर यहां पर क्या होता है, कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। कोबाल्ट +3 में होता है और लो स्पिन यहां पर होता है। क्या होता है, लो स्पिन यहां पर होता है। अब कोबाल्ट +3 D6 होगा, और D6 अगर आपका लो स्पिन में है वो क्या है, डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक आपका होता है, डायामैग्नेटिक यहां पर आपका है। एक तरीके से ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट ही रहता है। तो अगर आप वो करोगे तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, तो ये डायामैग्नेटिक ही निकल कर आता है। क्लियर है भाई। अब कोरिन रिंग के बारे में ये बात जरूर लिख लेना यहां पर कि लेस सिमेट्रिकल होती है, लेस सिमेट्रिकल, यहां पर ये क्या होती है, लेस सिमेट्रिकल एंड लेस कॉन्जुगेशन होता है, लेस सिमेट्रिकल एंड लेस कॉन्जुगेशन देन पोरफायरिन रिंग, लेस सिमेट्रिकल एंड लेस कॉन्जुगेशन देन पोरफायरिन, पोरफायरिन से कम सिमेट्रिकल होती है और कम ही कॉन्जुगेशन यहां पर होता है। पोरफायरिन में एक्चुअली 11 डबल बॉन्ड होते हैं, 11 डबल बॉन्ड होते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है भाई। दूसरा एक और बन सकता है जो बना भी हुआ है क्वेश्चन, और आगे भी बन सकता है। जैसे पोरफायरिन रिंग अगर होती है तो उसमें मेटल चिलेट अगर आपसे रिंग पूछी जाए तो कितनी होगी, कितने मेंबर की होगी, और यहां पर मेटल चिलेट रिंग कितने मेंबर की है, ये क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मेटल चिलेट रिंग क्या होता है भाई, मेटल इन्वॉल्व हो रहा हो और जो लिगेंड उसको डोनेट कर रहा हो उसके साथ चिलेशन के कारण रिंग जो बन रही हो। जैसे ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर की रिंग है, और ऑब्वियसली ये कितने की होगी, 1 2
3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 मेंबर की होगी, ये 6 मेंबर की होगी और ये भी 6 मेंबर की होगी। तो यहां पर हम बोलते हैं कि एक 5 मेंबर की होती है, यहां पर एक आपके पास 5 मेंबर की रिंग होती है और 3 रिंग क्या होती है, 6 मेंबर की होती है। 3 रिंग 6 मेंबर रिंग यहां पर होती है। ये बात अपने जहन में डाल लेना भाई। विटामिन B12 में आपको कोबाल्ट ध्यान रखना है भाई, है ना, कोरिन रिंग ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखते हुए चलना है। कोएंजाइम होता है एडेनोसाइल ग्रुप जब प्रेजेंट होता है। एक और आ जाता है ना, फंक्शन ऑफ कोएंजाइम B12, ये भी आपके पास हो सकता है आ जाए, तो ये थोड़ा सा लिख लो, हुई बुक में भी है ये, तो वहां से थोड़ा सा मैं आपको बातें समझा देता हूँ। फंक्शंस ऑफ कोएंजाइम B12 क्या कर देता है, ये आइए समझते हैं इसको। B12 के फंक्शंस को क्या समझते हैं। बेसिकली ये 1-2 ग्रुप शिफ्ट रिएक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? इट परफॉर्म द ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, 1-2 ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, या 1-2 शिफ्ट भी कह सकते हो। 1-2 ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन ये बेसिकली आपको शो करता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर अगर आपके पास है कार्बन, यहाँ पर H है, C1 है, यहाँ पर C2 है और यहाँ पर X है, ठीक है। ये क्या करेगा, इनकी ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, ये X यहाँ पर, ये H यहाँ पर, इस तरीके से ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन बेसिकली ये हो जाती है। तो ये आपका क्या होगा, C1 इधर X आ जाएगा और इधर C2 और इधर आपके पास H आ जाएगा। ये एक पहला इसका काम है, ये भी ये काम करता है। उसके बाद ये इस फंक्शनल ग्रुप को, है ना, मतलब कि C है, H है और यहाँ पर H है और इधर बेसिकली ऐसे शो होता है, C है, H है, OH है और इसको ये CH2 में कन्वर्ट कर रहा होता है। बेसिकली RNA को DNA में ये कन्वर्ट करने का काम रखता है, ये इसको भी कैटलाइज कर देता है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? एक और इसमें लिखा जाता है कि ये 1,2 डायोल, ये लिखते चलो भाई, ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते चलो। 1,2 डायोल डीहाइड्रेज करता है, 1,2 डायोल डीहाइड्रेज ये करता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कार्बन है, ये OH है, ये कार्बन है, ये OH है, ये अब इसको क्या करता है, ये इसको इस तरीके से COH में बदल देता है। ये हम इस तरीके से ये लिखते हैं, ये कार्बन है और यहाँ पर COH में ये इसको बदल देता है। 1,2 डायोल डीहाइड्रेज ये करता है, ठीक है। एक चीज और बोली जाती है कि डेफिशिएंसी होने से, एक चीज और बोली जाती है डेफिशिएंसी, ये भाई ध्यान रख लेना, ऐसा आया हुआ है। और जो बहुत, जब ऑप्शंस में ये चीजें लिखी आती है ना, तो पहचानना बहुत आसान होता है। अगर आप एक माइंडसेट क्रिएट कर लोगे कि अरे यार ये तो ऐसा है, ये वैसा है, ये ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा, तो अलग बात है। मगर अगर ये ऑप्शन जब आप देखोगे, इसके जब पढ़ोगे, तो ये ज्यादा समय नहीं लगता, इसके क्वेश्चंस को डन करने में ज्यादा समय नहीं लगता। एक ये बोला जाता है कि डेफिशिएंसी ऑफ B12 होना, डेफिशिएंसी ऑफ B12 होना, वो क्या कहलाता है, वो एनीमिया डिसीजेज हो जाती है, एनीमिया डिसीजेज हो जाती है। बेसिकली अगर हम बात करें एनीमिया डिसीजेज का जब होता है, तो एनीमिया डिसीज, इन दिस डिसीज, मतलब इन दिस डिसीजेज, इसके अंदर क्या होता है, जो मिथाइल मेलोनिक एसिड, ये याद रख लेना भाई, मिथाइल मेलोनिक एसिड, मिथाइल मेलोनिक एसिड स्टॉप्स कन्वर्टिंग इनटू सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड में वो कन्वर्ट होना बंद हो जाता है। ये क्यों बता रहा हूं,
यानी कि मिथाइल मेलोनिक एसिड और मिथाइल मेलोनिक एसिड सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होना बंद हो जाता है जब B12 की कमी हो जाती है, यानी कि अनीमिया डिसीजेज में ऐसा होता है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि विटामिन B12 ही ये काम, मतलब कि जो आपका B12 था, कोएंजाइम B12 था, वही ये काम कर रहा था, वही ये B12 ही काम कर रहा था, B12 ही ये काम कर रहा था, फंक्शन वो B12 में ही हम ये लिख सकते हैं कि ये मिथाइल मेलोनिक एसिड को, ये मिथाइल मेलोनिक एसिड को यहां पर लिख लेना कि ये क्या करता है, मिथाइल मेलोनिक एसिड को, ये बातें ध्यान रख के चलो, B12 के रिलेटेड मिथाइल मेलोनिक एसिड को, मिथाइल मेलोनिक एसिड को ये कन्वर्ट करता है किसके अंदर, सक्सिनिक एसिड में ये कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर ये नहीं हो रहा होता है तो इसकी डेफिशिएंसी के कारण अनीमिया डिसीज हो जाती है। अब टॉपिक को टॉपिक के अनुसार पढ़ना पड़ेगा वरना दिक्कतें होंगी, ये बात ध्यान रखना, जो जैसा है उसको वैसा अडेप्टेशन हमें करनी होगी। भाई कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनोमेट्रिक्स है, उसमें एकदम डेप्थ में चीज़ें हैं। इसमें भी मतलब कि हम हमारी बुक्स में जितना है उतना तो पढ़ते ही हैं, हमारी बुक्स में जितना है उतना तो हम इसमें पढ़ते हैं ही। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत इसमें ऐसे मत रखना कि इसको याद करना है, ये सब है, वो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मेटलो एंजाइम की तरफ जाएंगे जिसका नाम है क्या, SOD, जिसका नाम क्या है भाई, SOD, सोडी नहीं भाई, SOD है ना, SOD नॉट सोडी, सुपर ऑक्साइड डाई म्यूटेज एंजाइम। क्या है भाई इसका नाम, इसका नाम है क्या, सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज एंजाइम, इसका नाम है क्या, सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज एंजाइम बेसिकली इसका नाम है। ये क्या करता है ध्यान रखना, यहां पर हमें बेसिक जो पढ़ना होता है, हम यहां पर पढ़ रहे होते हैं क्या, कॉपर जिंक SOD, यहां पर बेसिकली हम पढ़ रहे होते हैं, कॉपर जिंक SOD बेसिकली हम यहां पर पढ़ रहे होते हैं। ये SOD क्या करता है, देखो आपके बॉडी में O2 होता है जो कि ऑब्वियसली काफी अच्छा है, मगर O2 का रिडक्शन होने के बाद वो सुपर ऑक्साइड बन जाता है, एंड सुपर ऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर अवर हेल्दी सेल्स, वो हमारे हेल्दी सेल्स को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इससे पहले सुपर ऑक्साइड हमारी हेल्दी सेल्स को डैमेज करे, ये सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज एंजाइम क्या कर देता है, सुपर ऑक्साइड को लपेट देता है, इट डिस्ट्रॉय द सुपर ऑक्साइड आयन। O2 के रिडक्शन होने के बाद सुपर ऑक्साइड बनता है O2 नेगेटिव, और ये O2 नेगेटिव हानिकारक है हमारे हेल्दी सेल्स के लिए, हेल्दी सेल्स के लिए ये हानिकारक है। तो इसमें आपका सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज एंजाइम आता है, कहता है मैं इसको उड़ाऊंगा, मैं खत्म करूंगा, आप अपनी हेल्दी सेल्स को बचाए रखो। यानी कि ये क्या करता है, अगर इसके फंक्शंस की बात करें, यहां पर फंक्शन की बात करें, इसमें आयरन और MnSOD भी होती है, बैक्टीरियाज में बेसिकली उनका होता है। ये जो मेजर ऑर्गेनिज्म है ना, बिग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स, इनमें आप कॉपर जिंक SOD वगैरह पढ़ रहे होते हो। इट कैन डिस्ट्रॉय द सुपर ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव, यानी कि सुपर ऑक्साइड आयन को ये लपेटता है, सुपर ऑक्साइड आयन को ये लपेटता है, क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड हमारे हेल्दी सेल्स के लिए हानिकारक है, ये बात ध्यान रखना। O2 नेगेटिव है ना, O2 नेगेटिव को ये कन्वर्ट करता है, हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर्स यहाँ पर होते हैं, बायो इनऑर्गेनिक रिएक्शन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको देखने को मिलते हैं, H2O2 में ये इसे बदल देता है। तो ये भी ध्यान पूछा जा सकता है कि सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज एंजाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, H2O2 यहाँ पर होता है। ये बात ध्यान जरूर रख लीजिएगा, ये बात ध्यान जरूर रख लीजिएगा। कॉपर जिंक SOD क्यों लिखा है, इस कॉपर जिंक SOD का स्ट्रक्चर यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, कॉपर जिंक SOD यहां पर पूछा जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रख लेना, यहां पर कॉपर इस तरीके से होता है, इधर H2 यहां पर होता है, यहां पर हिस्टिडीन होता है भैया, ठीक है, इधर हिस्टिडीन होता है, ठीक है जी, इधर हिस्टिडीन होता है, और इधर भी एक्चुअली हिस्टिडीन ही होता है, मगर वो हिस्टिडीन थोड़ा सा खुल के बाहर आ जाता है। वो हिस्टिडीन क्या होता है, थोड़ा सा खुल के बाहर आ जाता है, यानी कि ये
हिस्टिडीन के अंदर इमाइडाजोल रिंग होती है और ये आपका कनेक्ट होता है फिर किससे, ZN से, और यहाँ पर एस्पार्टिक होता है, यहाँ पर हिस्टिडीन होता है और वापस से यहाँ पर हिस्टिडीन यहाँ पर देखने को मिलता है। ध्यान से सुनना, ये जो आपने लिया है इसको थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ये बॉन्ड इससे बना हुआ होता है। क्लियर है भाई, यहाँ पर ऐसा ये शो होता है। ये बेसिकली है क्या, ये इमाइडाजोल रिंग है, इमाइडाजोल रिंग है, इमाइडाजोल रिंग, इमाइडाजोल रिंग ऑफ हिस्टिडीन, हिस्टिडीन की इमाइडाजोल रिंग है, इमाइडाजोल रिंग ऑफ हिस्टिडीन बेसिकली ये है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कॉपर के अराउंड जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है, कॉपर के अराउंड जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, स्क्वायर पिरामिडल होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ZN के अराउंड, ZN के अराउंड जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है जी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ZN के अराउंड, ये बात ध्यान रखना। कॉपर, यहां पर ये बात भी ध्यान रखना, कॉपर प्लेज फंक्शनल रोल, कॉपर क्या करता है, फंक्शनल रोल प्ले करता है, फंक्शनल रोल प्ले करता है, प्लेज फंक्शनल रोल। एंड जो जिंक होता है, जिंक प्लेज सपोर्टिव स्ट्रक्चरल रोल, सपोर्टिव स्ट्रक्चरल रोल। भाई मेन रोल आपका किसका है, फंक्शन ग्रुप का है, मतलब कॉपर का है। स्ट्रक्चरल रोल यहां पर होता है, यानी कि हम यहां पर कहते हैं कॉपर कैन, जिंक कैन बी रिप्लेस्ड, जिंक, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन रिप्लेस होता है, तो जिंक कैन बी रिप्लेस्ड बाय डाइवेलेंट कैटायंस, है ना, डाइवेलेंट कैटायंस से ये रिप्लेस्ड हो सकता है, कैल्शियम, कैडमियम +2 वगैरह, इनसे ये रिप्लेस हो सकता है, मगर कॉपर रिप्लेस नहीं होता। कॉपर यहाँ पर दूल्हा है भाई, है ना, जिसकी शादी है, दूल्हा रिप्लेस नहीं होता। दूल्हे के यार दोस्त जिन्होंने सारा इंतजाम किया शादी में, अपना पूरा मेहनत करके सजाया धजाया, पूरा पंडाल वंडाल लगाया, अगर वो शादी के टाइम कहे कि अरे यार मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है मैं नहीं आ रहा, मत आ भाई, मगर दूल्हा ये नहीं कह सकता ना। तो ध्यान रख लेना भाई, कॉपर +2 होता है, ZN +2 होता है, +2 में ये दोनों होते हैं। ज्योमेट्री अराउंड टेट्राहेड्रल इसकी और स्क्वायर पिरामिडल इसकी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, रिप्लेस हो सकता है किससे, डाइवेलेंट कैटायन से। इसके बाद एक और एंजाइम देख लो भाई, है ना, बस खत्म होने वाला है ये। एक और एंजाइम यहाँ पर हमारे पास है टायरोजिनेज, ये भी पूछा गया है एक बारी। देखो अगर हम पूरा इसको एनालाइज करें ना, तो सच्चाई ये है, आयरन, कॉपर और ZN ये बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक मूल मंत्र रूप हो रखे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर टायरोजिनेज की बात करें तो ये भी क्या है, कॉपर सेंटर्ड मेटलो एंजाइम है, इट इज कॉपर सेंटर्ड, कॉपर सेंटर्ड ऑक्सीडेज मेटलो एंजाइम, मतलब ये ऑक्सीडेज ही कर रहा होता है। क्या करता है वो भी बात करेंगे। मेटलो एंजाइम, मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है, कॉपर मेटल यहां पर होता है। अब मैं आपको कुछ कुछ बताता जाऊंगा, ध्यान रखते जाना। एक और बचा है अभी हमारा, इट कन्वर्ट्स फिनोल टू डाइफिनोल, फिनोल को डाइफिनोल में ये कन्वर्ट करता है, यानी कि यहां पर आपके पास क्या होता है, यहां पर आपके पास ये होता है फिनोल है यहां पर, और इधर आपके पास क्या है, डाइफिनोल है यहां पर। ये फिनोल को डाइफिनोल में कन्वर्ट करने का काम करता है। मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है, कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है, ये भी आया हुआ है ना।
6 मेटलो एंजाइम 6 चीजें गिवन थी, उसमें से एक टायरोजिनेज गिवन था, सिर्फ ये पूछा था कि भैया काम क्या करता है, तो ये ध्यान रखना ऑक्सीडेज करता है। ऑक्सीडेज मतलब ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन करना। साइटोक्रोम P450 वो भी ऑक्सीडेज ही कर रहा है, ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन ही कर रहा है, ये भी ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन ही कर रहा है। तो साइटोक्रोम P450 वो आयरन कंटेनिंग है और टायरोजिनेज क्या है, कॉपर कंटेनिंग है, मगर ये दोनों ही ऑक्सीडेज वर्ड से जुड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन करना। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है भाई। उसके बाद आपके पास एक और चीज आती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपके पास यहां पर क्या, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज बेसिकली इसे हम यहां पर बोलते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज यहां पर हम बोलते हैं। ये करता क्या है, ये ध्यान रखना, ये क्या करता है, ये इट कैटलाइज द रिडक्शन ऑफ O2 का रिडक्शन करता है यूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, यूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखना, 4 इलेक्ट्रॉन का यहां पर यूज होता है। बेसिकली ये रिएक्शन यहां पर होती है, O2 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन बोला जाता है, और फिर यहां पर आपका 2 H2O बनता है, और यहां पर 4 प्रोटॉन वापस से लिखते हैं। मगर ये ध्यान रखना 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज होते हैं। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में बेसिकली 2 हेम होते हैं, 2 हेम यूनिट होती है और 2 कॉपर यूनिट होती है। ठीक है, अब जैसे हेम है, 2 हेम में से एक हेम भाई, 2 हेम है और यहां पर 2 कॉपर है। ठीक है, तो 2 हेम में से एक लोग मिलते हैं O2 का रिडक्शन कराने में, एक O2 का रिडक्शन करवाते हैं, और दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरा हेम और दूसरा कॉपर मिलके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर देखने को मिलेंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का यहां पर यूज होता है, ये बात ध्यान रखना। इसके ये कैटलाइज करता है रिडक्शन ऑफ O2 यूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 2 हेम होते हैं, 2 कॉपर यूनिट होती है। ये मेजर बातें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखते हुए चलनी है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ मेटलो एंजाइम जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी मैं आप ये के लिए अलग से लेकर आया हूं, तो इनको भी आप एक बार ध्यान रख लेना। ठीक है, ये हो गया यूरिएज एंजाइम। ठीक है, यूरिएज एंजाइम, नाम, काम, कौन बैठा है, ये ध्यान रखना। यूरिएज करता है, कैटलाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इनटू CO2 एंड NH3। कौन बैठा होता है, निकल बैठा होता है। फिर सवाल उठता है एरिग्नोज, एरिग्नोज में कौन बैठा होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, Mn यहां पर बैठा होता है। ठीक है, फिर आता है अमाइनो ऑक्सीडेज। अमाइनो ऑक्सीडेज में ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो टू एल्डिहाइड होता है, और बैठा कौन होता है, कॉपर यहां पर बैठा हुआ होता है, कॉपर यहां पर बैठा हुआ होता है। फिर होता है हाइड्रोजिनेज, इसको वीडियो पोज करके लिख लेना, और आयरन यहां पर बैठा होता है। और गैलेक्टोज ऑक्सीडेज इंपॉर्टेंट है भाई, अल्कोहल को एल्डिहाइड और H2O2 में लपेटता है, एल्डिहाइड और H2O2 में लपेटता है, और कौन बैठता है, कॉपर एटम यहां पर बैठता है। इन सारी बातों को एक बार आप नोट डाउन कर लेना। अब और चीज, मेटलो एंजाइम के अक्सर क्वेश्चन अलग से मिलते तो हैं, कुछ क्वेश्चन तो अलग से मिलते ही हैं, और कुछ क्वेश्चन कंबाइन मिलते हैं। जैसे भाई 2 मेटलो एंजाइम ले लिए, हेमोसाइनिन ले लिया, हेमोग्लोबिन ले लिया, ट्रांसफेरिन ले लिया, फेरिटीन ले लिया, आयरन सल्फर सिस्टम ले लिया। ये ऐसे एक टेबल सी 4-5 लोगों की बना दी, और फिर उनसे कंपैरिजन करवा रहे हैं कि भाई ये बताओ ये किससे मैच करेगा, इसके फंक्शन बताओ, इसमें मेटल बताओ। तो वैसे कंबाइनली क्वेश्चन तो अब हम नहीं देख पाएंगे, मगर वो भी आप बहुत आराम से कर लोगे, ये ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसको देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं। यार ये दिख रहा है आपको भाई, कार्बोक्सीपेप्टिडेज के बारे में ये क्वेश्चन है। बेसिकली कार्बोक्सीपेप्टिडेज के बारे में ये क्वेश्चन है ना, कार्बोक्सीपेप्टिडेज के बारे में ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है भी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको।
कि यहाँ पर Zn एटम प्रेजेंट होता है, Zm एटम प्रेजेंट होता है, Zn एक्ट एज लुईस एसिड, ठीक है। फिर आपसे पूछा है 2 हिस्टिडीन होती है, एक ग्लूटामेट ऑक्सीजन एटम होता है, ग्लूटामेट ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एंड ए वाटर मॉलिक्यूल होता है, 3 हिस्टिडीन होती है। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज में आपने देखा था ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामेट आयन यहाँ पर होता है, यानी कि ये नहीं होता, 3 हिस्टिडीन तो नहीं है, ठीक है, और Zn यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एलिमिनेशन बहुत यूज होगा, एलिमिनेशन बहुत यूज होगा, और यहाँ पर 2 हिस्टिडीन और ग्लूटामेट होता है, यानी कि A एंड C सही है, D गलत है। D वाला ये गया और ये वाला भी गया। फिर अब है A एंड B या A एंड C, तो आपका A एंड C सही है, 2 हिस्टिडीन होते हैं, 1 ग्लूटामेट होता है। एलिमिनेशन आपको यहां पर लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ Zn बाय कोबाल्ट रेंडर्स द एंजाइम इनएक्टिव, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, A एंड C आपकी करेक्ट है। ऑप्शन से एलिमिनेट करके आपको लगाना पड़ेगा। आप कभी भी देख लेना 4 से 5 स्टेटमेंट जब भी दी जाती है तो 4 से 5 स्टेटमेंट जरूरी नहीं है सारी हमें पता हो, उनमें से 3-2 भी पता हो तो बात बन जाती है। ये धीरे धीरे आप फील करोगे, ये चीजें समझोगे। गेट 2022 का क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन जर्नली करने वाले हैं यहाँ पर जिसमें मेजर आपके मेटलो एंजाइम का ही क्वेश्चन है सारा, मतलब पूरी बायो इनऑर्गेनिक का नहीं, एक सेपरेटली मेटलो एंजाइम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन हम मेजर रूप से यहाँ पर देखने वाले हैं। जो पता है उनके आंसर पहले करने की कोशिश करो। करेक्ट स्टेटमेंट कॉलम ए और कॉलम बी को मेटलो एंजाइम से रिलेट करना है। मेटल कौन सा प्रेजेंट है? B12 को एंजाइम कौन प्रेजेंट है भाई? B12 को एंजाइम में कौन प्रेजेंट है? B12 को एंजाइम में कोबाल्ट प्रेजेंट है, यानी कि ये किससे रिलेट कर रहा है? आर से, है ना, आर से रिलेट कर रहा है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज जिंक प्रेजेंट है, जिंक प्रेजेंट है, यानी कि ये रिलेट किससे कर रहा है? एस से ये रिलेट कर रहा है। अब ये नाइट्रेट रिडक्टेज आगे जाके आता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं, उसमें मोलिबिडिनियम होता है। अगर मान लो ये नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है। साइटोक्रोम P450 हेम यूनिट होती है, यानी कि आयरन यहां पर होता ही होता है। टायरोजिनेज कॉपर सेंटर होता है, तो यहां पर कॉपर होता है, ठीक है भाई। तो अब देखो ये कॉपर किससे रिलेट करेगा? P से, तो P रिलेट कर रहा है फोर्थ से, P रिलेट कर रहा है फोर्थ से। और अगर आपको ये नहीं पता इसको छोड़ दो, P रिलेट कर रहा है फोर्थ से। हालांकि ये मोलिबिडिनियम आसान ही है, नाइट्रेट रिडक्टेज में होता है ये, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम प्रोसेस पढ़ते हैं वहां पर मोलिबिडिनियम एटम बताया जाता है। कॉपर एटम आपका किस में बैठा है? कॉपर एटम आपका बैठा है भैया टायरोजिनेज में, तो ये 5th ऑप्शन में बैठा है, ठीक है। किस में बैठा है भाई? टायरोजिनेज में यहाँ पर कॉपर बैठा है, यानी कि 5th में कॉपर बैठा है। कोबाल्ट किस में बैठा है? कोबाल्ट किस में बैठा है भाई? कार्बोक्सीपेप्टिडेज, यानी कि 2nd में। तो देखो भाई P 5th, P से रिलेट कर रहा है 5th, ठीक है, P से रिलेट कर रहा है 5th से। और आपका Q 3rd, ये दोनों हटा दो, ये दोनों हटा दो। R किस में है? R यानी कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट वाला के बैठा है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, यानी कि R है 2nd में। R 2nd में। Z जिंक किस में बैठा है? अरे क्या हुआ? कोबाल्ट बैठा है भाई, कोबाल्ट बैठा है आपका, कोबाल्ट बैठा है, कोबाल्ट बैठा है फर्स्ट वाले में, ठीक है। कोबाल्ट बैठा है किसमें? फर्स्ट में, तो आपका आर बैठेगा फर्स्ट में, ए ऑप्शन ठीक होगा। और जिंक बैठेगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, यानी कि 2nd ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? गलत है। इसमें कह रहा है कि एस यानी कि जिंक बैठा है किसमें? साइटोक्रोम P450, हो ही नहीं सकता जी, गलत बात, ठीक है। आर यानी ये आपका कोबाल्ट बैठा है कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, वो भी गलत है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज में जिंक बैठा होता है। क्लियर है भाई? गेट का क्वेश्चन था ये। फिर उसके बाद ये रिएक्शन देख लो, है ना, रिएक्शंस यहां पर पूछी है भाई, रिएक्शन यहां पर आपसे पूछी गई है। देखो भाई ध्यान से देखना, ये क्या है? वही H है, O और O को तोड़ा जा रहा है और H में इंट्रोड्यूस कर रहा है ROH। कौन करता था ये? साइटोक्रोम P450 करता था। तो यानी कि पहला आपका P रिलेट हो गया, P रिलेट हो गया किससे? 2nd से, P रिलेट हो गया 2nd से। अब किस किस ऑप्शन में है? D में नहीं है, D गया और आपका गया B, ठीक है। फिर उसके बाद है O2 का रिडक्शन होना। O2 का रिडक्शन ये बेसिकली यहां पर हुआ जा रहा है। O2 का रिडक्शन कौन करवाता है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज करवाता है, यानी कि Q रिलेट हुआ
थर्ड से, क्यों रिलेट हुआ थर्ड से, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। ये कैटालेज का काम है, 2H2O2 का तोड़ना, ये इस तरीके से कैटालेज करता है। ये फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन आपका कोएंजाइम B12 करता है। तो R का फोर्थ हो जाएगा, R का फोर्थ और S का 1 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है भाई। नेक्स्ट है आपके पास, ये नेट में है, ऑक्सी हेमोसाइनिन। चलो आपको नहीं पता अगर, वैसे तो ऑक्सी हेमोसाइनिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है, इतनी बात हमें ध्यान रखनी होती है, नहीं पता तो हटा दो। कार्बोनिक एनहाइड्रेस H2O2 को करता है कन्वर्ट, सॉरी कार्बोनिक एनहाइड्रेस किसको करता है, CO2 को कन्वर्ट करता है H2CO3 में, ठीक है। यानी कि सेकंड वाला रिलेट कर रहा है C से, सेकंड वाला रिलेट कर रहा है C से, ठीक है भाई। साइटोक्रोम P450, इसमें से देखो हाइड्रोलिसिस करता है, नहीं भाई। मिथाइलेशन करता है, नहीं भाई। ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि थर्ड का आपका आ गया क्या, डी, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज A, वो क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, यानी कि फोर्थ का आ गया क्या, फोर्थ का आ गया A। अब मान लो ये किसी को पता है ना, सेकंड का C, थर्ड का D, फोर्थ का A, यानी कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आपका अच्छा, सेकंड का C, सेकंड का C है, सेकंड का C है, थर्ड का D है, सेकंड का, हाँ ठीक है भाई। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यहां पर आपका हेमोसाइनिन करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या करता है, हेमोसाइनिन। देखो 4 लोग हैं, मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, हेमोसाइनिन, हेमरिथिन। हेमोग्लोबिन, हेमोसाइनिन और हेमरिथिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है भाई। अब ये पूछा गया था आपका, नेट का ही है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन है ना, ये आपने पढ़ लिया। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज पढ़ लिया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस पढ़ लिया। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कैटलाइज करता है O2 को बाय यूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये करेगा भाई 4 इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नाम की चीज ही नहीं थी, जिंक वाला काम हो रहा था, सीधा सीधा काम हो रहा है, तो यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। तो यही, इसी से ही आंसर आ जाएगा अगर ये नहीं पता तो। और ये भी आपका क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है। फोटो सिस्टम में जाकर हम देखते हैं, फोटो सिस्टम PS2 के अंदर जाकर हम देखते हैं, O2H2 में जब बदल रहा होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4O4, 404। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज पता था, जिंक वाला पता था, मेटलो एंजाइम के थ्रू है ना, मेटलो एंजाइम के थ्रू ये फोटो सिस्टम में पढ़ा जाता है, PS2 में पढ़ा जाता है। ऑक्सीजन और O2H2 में बदल रहा होता है, Mn कैटलाइज करवा रहा होता है वो रिएक्शन, और 4 इलेक्ट्रॉन वहां पर भी यूज हो रहे होते हैं। तो ये भी ध्यान आप रख लोगे, ठीक है। उसके बाद ये तो भाई हमने नहीं पढ़ा है तो इसको हटा देते हैं। ऑक्सी हेमरिथिन हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा है, ठीक है। विटामिन B12 हमने यहाँ पर पढ़ा है, इसमें चिलेट रिंग्स आपसे पूछी है, तो भाई 1 5 मेंबर्ड एंड 3 6 मेंबर्ड रिंग होती है। ये अगर किसी ने पढ़े हुए हैं चीजें, चिलेट रिंग मेड बाय माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड, और वो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड बोला जाएगा, है ना, बड़े बड़े लिगेंड है। वो लिगेंड कौन है, कोरिन रिंग है। तो कोरिन रिंग में आपकी 1 5 मेंबर्ड, अगर मेटल से रिलेट कर रहा है, मेटल से बाउंड कर रहा है कोरिन रिंग, तो 1 5 मेंबर्ड की होती है और 3 6 मेंबर्ड की होती है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है भाई। कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ CO2 बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस, CO2 किससे रिएक्ट करता है, पहले CO2 किससे रिएक्ट करता है, जिंक से। पहले ही काटा मार दो, जिंक से रिएक्ट नहीं करता, वो OH से रिएक्ट करता है। तो H2O ऑफ द एक्टिव साइड या फिर OH ग्रुप ऑफ द एक्टिव साइड, तो OH से रिएक्ट करता है। याद रखना, पहले इस OH2O को क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है, फिर यहां पर ऑक्सीजन बनता है और ये CO2 के पास जाके क्या करता है, अटैक करता है। ये ध्यान रखना इस तरीके से। क्लियर है भाई। तो पहला ऑप्शन यहां पर सही आएगा। उसके बाद आपके पास साइटोक्रोम P450 के बारे में कुछ स्टेटमेंट पढ़ी है, पढ़ो इसको। इट हैज हिस्टिडीन कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल एटम, गलत, सिस्टीन होता है। अब आयरन +3 होता है, ये भी ठीक है, A एंड C। अब ये मान लो ऐसी कोई स्टेटमेंट है जो नहीं पता है तो फिर एलिमिनेशन लगाओ। मेम्ब्रेन बाउंड है ना, जो मतलब एक तरीके से बायोलॉजिकल पूरा हो रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे भाई, A ऑप्शन गलत हो गया, तो इसमें A है, ये गया, ये गया, ये गया, यानी कि B एंड C ही आपका क्या होगा, सही जवाब
हो जाएगा। एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा भैया, ये ध्यान रखना, ये बहुत हेल्प करता है, आपको बहुत हेल्प करता है। क्लियर है भाई? तो ये सारी चीज़ें थी बायो इनऑर्गेनिक के मेटलो एंजाइम में। मेटलो एंजाइम हमने देखा है, मेटलो एंजाइम को हमने समझा है। आयरन सल्फर सिस्टम, आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम वगैरह चीज़ें होती हैं, है ना। 4-5 पार्ट होते हैं। एक ऑक्सीजन स्टोरेज, ऑक्सीजन ट्रांसफर सिस्टम पढ़ा जाता है, हेमोग्लोबिन, हेमोसाइनिन, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, हेमोसाइनिन, हेमरिथ्रिन। फिर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है मेटलो एंजाइम, बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो हमने देखा है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है, फिर मेटल स्टोरेज, मेटल ट्रांसफर सिस्टम होते हैं, फिर आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेसेस होती हैं, और फिर आपके पास होता है फोटो सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। और फिर कुछ जैसे बायोलॉजिकल जो मेडिसिन वाला होता है वो वाला पार्ट होता है, जैसे सिस्प्लेटिन वगैरह, ये होती है बायो इनऑर्गेनिक। मगर हमने मेटलो एंजाइम करा है, पूरे से अच्छे से कवर किया है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। इसको जितनी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा मेटल कब किस में प्रेजेंट होता है, किसका क्या काम होता है। और ये आपको हेल्प करेगी वीडियो, अगर आपने इसको पूरी देखी है तो प्लीज़ इसको सस्टेन कर लेना। इसकी छोटी छोटी बातें, है ना, कम समय में बहुत सारी बातें आपके सामने आई है। एक छोटी सी वीडियो में बहुत सारी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको नंबर दिला सकती हैं, वो इसमें वीडियो में लिखी गई हैं। प्लीज़ उसका ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ते रहिए, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो भाई, शिद्दत से, मन से, पूरी मेहनत के साथ करते रहिए। अगर पूरी मेहनत से करेंगे तो फिर कोई चीज़ अड़ती नहीं है ना, है ना। ये बात ध्यान रखना। हम सोचते हैं कि थोड़ा बहुत लक चल जाता है, उस टाइम पेपर आसान आ जाता है, मुश्किल आ जाता है, मगर किसी ने अगर मेहनत की है ना तो हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग हो रही होती है, हर चीज़ उसका साथ दे रही होती है, ये बात ध्यान रखना। तो अपनी मेहनत पे यकीन करो, भरोसा करो, और उसे ही एकमात्र टूल समझो भाई। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।